तो कल हमारे पास पहली क्लास थी। पहली क्लास में हमने बात करी थी मनी एंड बैंकिंग पर स्टार्ट करा था, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या बात करी थी कल, प्राइजेस के बारे में थोड़ी सी बात करी थी कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइजेस को मॉनेटरी यूनिट्स के फॉर्म पर हम दिखाते हैं। इनकम को हम पेड भी कर सकते हैं और जो हमको इनकम जो हमको मिलती है वो भी हम किस फॉर्म पर करते हैं, मनी की फॉर्म पर करते हैं। जनरल प्राइस लेवल पर भी थोड़ी बहुत मैंने बात करी थी और इन्फ्लेशनरी प्रेशर को भी थोड़ा बहुत मैंने समझाया था। डेफिनेशन ऑफ मनी में जब मैंने बात करी थी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में थोड़ी बहुत बात करी थी। आगे हम इसको डिटेल में हम करेंगे, बुक में ध्यान देना। मेजर ऑफ वैल्यू पर भी हमने थोड़ी बहुत बात करी थी। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट पर भी हमने बात करी थी थोड़ी बहुत, और स्टोर ऑफ वैल्यू पर भी करी थी। फिर हमने वॉल्कर की डेफिनेशन देखी थी जो बोलता था कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। फिर हमने रॉबर्टसन के डेफिनेशन पर भी थोड़ी सी बात करी थी। कोल की और कांट को भी हमने थोड़ा बहुत समझा था, है ना। इनके डेफिनेशन में बात करी थी, याद आ रहा है ना। डेफिनेशन ऑफ रॉबर्टसन और डेफिनेशन गिवन बाय J.T.H. कोल और डेफिनेशन गिवन बाय कांट, है ना। उसके बाद हमने जो बात करी थी आपके साथ वो क्राउथर के डेफिनेशन पर भी हमने बात करी थी और थोड़ी सी हमने लीगल डेफिनेशन पर भी बात करी थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। आज के टाइम पर जो मनी देख रहे हैं क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? क्वेश्चन ये समझ में आई बात। अगर मैं आपको अभी कहूँ कि भैया कि 500 रुपये का नोट, तो आपके दिमाग में आ रहा है ना 200 रुपये का नोट। मैं बोल रहा हूँ भैया कि आप 500 रुपये का नोट देख सकते हो, आप बोल रहे हो भैया हाँ जी, हम हमको देखने में कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपये का नोट दिमाग में आ ही रहा है। अगर मैं 2000 का भी कहूँगा तो भी दिमाग में आ रहा है, 200 का भी आपके दिमाग में आ ही रहा है, इवन 100 रुपये का भी आ रहा है, 50 रुपये का नया नोट भी दिमाग में आ रहा होगा, 20 रुपये का भी आ रहा होगा, 10 रुपये का भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि जिस फॉर्म पे आज हम जो पैसे को इस्तेमाल करें क्या वो हमेशा से ऐसे ही था? इस चीज़ को हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है हमारे पास, स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। बुक पे ध्यान दे देते हैं ना, लिखा हुआ इफ यू रिव्यू द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी वी फाइंड दैट मनी हैड अपीयर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स बिफोर टेकिंग इट्स फाइनल फॉर्म एज वी सी इट टुडे। आज के टाइम पर आप जो भी इसकी फॉर्म को आप देख रहे हो उससे पहले भी भैया अलग अलग तरीके की फॉर्म थी इसकी, ठीक है। हियर वी कैन पॉइंट आउट द प्रिंसिपल स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। सॉरी, थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हुए चलना है कि हम चीज़ों को यहीं पर याद करने की कोशिश करें। जैसे पहला कौन सा था, ये कमोडिटी मनी सबसे पहले याद रखना। उसके बाद मेटेलिक मनी की फॉर्म पर आएगा, फिर पेपर मनी और स्टैंडर्ड मनी, और उसके बाद है आपके पास डिपॉजिट और क्रेडिट और बैंक मनी। इन सब पे हम धीरे धीरे करके हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है मेरे पास कमोडिटी मनी। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन वेरियस कमोडिटीज सच एज अ काउरी शेल्स, हाइड्स एंड लेदर, फूड ग्रेन्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर यूज्ड एज मनी। देखो जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर देखो कमोडिटी मनी में अल्कोहल, कोको बीन्स, कॉपर, गोल्ड, सॉल्ट, सी सेल, सिल्वर, टी, टोबैको, ये सबके सबके कमोडिटी। मतलब हम लोग क्या कर रहे थे सबसे पहले स्टार्टिंग पर, जब हम पहली स्टेजेस में जब हम बात करें, स्टेज पहली वाली पर ही हम बात कर रहे हैं, तो हम बोले कि हमारे पास जितनी भी कमोडिटी थी इन कमोडिटीज़ को हम कैसे यूज़ करते थे, मनी की फॉर्म पर हम यूज़ करते थे। समझ में आई बात। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी इस वाले 2023 वाले पर भी था, देखना उसको ध्यान से, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही। इवन हम क्या करते थे को एनिमल्स को भी हम लोग क्या करें कमोडिटी मनी के फॉर्म पर यूज़ करें, फूड ग्रेन्स को भी हम लोग क्या करें कमोडिटी मनी की फॉर्म्स पर यूज़ करें, ये स्टार्टिंग की बात है। लेदर को भी हम लोग क्या करें फूड ग्रेन्स की फॉर्म पर यूज़ करें। समझ में आ रही है बात। इट इज़ मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मनी, हाउएवर वेरियस प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स किस किस तरीके की आई, इम्प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन। आज के टाइम पर तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझको पता है यार कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं 500 रुपये में मुझको पता है कि मैं किस तरीके से परचेज कर सकता हूँ, 2000 की मुझको वैल्यू पर पता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले के टाइम पर भैया बहुत जो पहली जो स्टेज थी जब हम बात कर रहे थे किस पे, कमोडिटी मनी में, उस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत किसकी आ रही थी यहाँ पर कि भैया कोई हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। समझ में आई बात। आज के टाइम में तो स्टैंडर्ड है ना, 2000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये स्टैंडर्ड है कि नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पर कोई स्टैंडर्ड नहीं था, इंडिविजिबिलिटी भी नहीं थी। आज के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है कि इनके पास 2000 रुपये हैं, कुछ शॉपिंग करने गए तो उसको क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर मानो कि मैं अगर किसी एनिमल को इस्तेमाल कर रहा हूँ एज अ मनी के फॉर्म पर, सोचो तो क्या मैं उसको डिविजिबल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इंडिविजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम थी, स्टोरिंग की भी प्रॉब्लम थी। आज के टाइम पे जैसे मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी कि आपके साथ मैंने बात की कि मैंने कहा कि गुंजन बोलती है कि भैया मेरे पास जो बिज़नेस है, गुंजन क्या कह रही है कि भैया मेरे पास जो बिज़नेस है वो टमाटो का है,
तो आज के टाइम पे ये क्या कर सकती है कि टमाटो को क्या कर देंगे भैया, सेल कर देंगे, जो पैसा मिलेगा उसको ये क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। लेकिन पहले के टाइम पर स्टोर करने पे बहुत बड़ी दिक्कत थी, कैसे आप उसको स्टोर करोगे। तो किस किस की प्रॉब्लम आ रही है, इम्प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, इंडिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, स्टोर करने पर भी हमको प्रॉब्लम आ रही है। मेड दिस फॉर्म ऑफ मनी एज एन अनसुटेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कॉमोडिटी मनी में कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की समझने में, इसमें कुछ ज़्यादा चर्चा करने के लिए है भी नहीं। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में अभी हम समझेंगे, जो हम नेक्स्ट चीज़ अभी बात करेंगे वो होगा बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। सेकेंड वाले में आप बुक पे ध्यान दोगे तो लिखा हुआ भी है मेटेलिक मनी। सेकेंड वाले पे जब आप ध्यान दोगे तो बुक पे क्या लिखा हुआ है, मेटेलिक मनी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भैया स्टेजेस, समझ में आ रहा है, स्टेजेस किस चीज़ का, कि हमारे यहाँ पे मनी का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने कमोडिटी मनी के बारे में बात करा, सेकेंड हम मेटेलिक मनी के बारे में बात करें, कुछ इस तरीके का। जैसे ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेटेलिक मनी, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या लिखा हुआ है बुक में देख लेते हैं यहाँ पर। With the gradual progress of society and civilization, different sections of people agreed to consider some precious metal। ध्यान से मेरी बात समझना, किसके लिए करें, प्रीसियस मेटल, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर को। लोगों ने क्या करा कि भैया जैसे जैसे हमारे पास क्या हुआ, जो सोसाइटी या जो सिविलाइजेशन ग्रेजुअली जब प्रोग्रेस कर रही थी, तो लोगों ने क्या करा, आपसी सहमति दिखाई। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल एग्रीड हुए, किस चीज़ के लिए, कि हम लोग क्या करेंगे कि किसी प्रीसियस मेटल को एज अ मनी की फॉर्म पर यूज़ करेंगे, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रीसियस मेटल जैसे कि क्या, गोल्ड और सिल्वर, किस लिए, एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हमको पढ़ना किस तरीके से, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अब हम कंपेयर करते हुए पढ़ते रहेंगे। कि इससे पहले जब मैंने कमोडिटी मनी के बारे में बात करी थी तो वो क्या था, अनसुटेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वहाँ से हम थोड़ा सा ग्रेजुअली जब हमने प्रोग्रेस करा तो हम कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों ने कंसिडर क्या करा कि हम लोग क्या करेंगे कि किसी प्रीसियस मेटल को जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर को हम यूज़ करेंगे एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हैंस वी ऑब्जर्व द emergence of the metallic money in the form of gold and silver। कोई दिक्कत इतने में, कंपैरिजन करते हुए पढ़ सकते हो, कमोडिटी मनी के बाद मेटेलिक को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब एक और चीज़ थोड़ा सा याद कर लेना, कोई पूछ ले कि जो हमारे पास जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन है कहाँ पर, भारत पर, इंडिया के बारे में बात हो रही है, वर्ल्ड के बारे में बात नहीं हो रही, इंडिया के बारे में बात हो रही है। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, तो हम बोलेंगे किंग कनिष्क ऑफ कुषाण डायनेस्टी। याद रहेगा, कोई पूछ ले हमसे कि भैया हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन है भारत में इंट्रोड्यूस किसके द्वारा हो, तो हम बोलेंगे भैया किंग कनिष्क ऑफ कुषाण डायनेस्टी। और कब करा, फर्स्ट सेंचुरी AD पर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने में कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हुए चलते रहते। क्या, किंग कनिष्क ऑफ कुषाण डायनेस्टी, और कब किया गया, फर्स्ट सेंचुरी AD, ठीक है। उसके बाद है भैया अब फिर कंपेयर करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन सा आ गया भैया, पेपर मनी और स्टैंडर्ड मनी, जो आज के टाइम पर आप देख रहे हो। जैसे कि ये पेपर मनी और करेंसी मनी यहाँ पर देखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, हम पढ़ क्या रहे, क्या नाम था आपका, गुल्लीन, क्या पढ़ रहे हैं, स्टेजेस किस चीज़ की, इवोल्यूशन ऑफ मनी की। सबसे पहले हमने काय पर हमने बात करी, कमोडिटी मनी पर। कमोडिटी मनी में समझ में आ रहा है, ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी, पिक्चर ये वाली सब, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सेकंड, उसके बाद मेटेलिक मनी, ये सब रहेगा दिमाग में, थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा, क्या, गोल्ड और एंड सिल्वर। उसके बाद जो हम नेक्स्ट का हम कहाँ पर आ गए, हम बात कर रहे हैं किसमें, पेपर मनी और स्टैंडर्ड मनी में। आज जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स आपको दिख रहे हैं तो वो दिमाग पर आप ले आओ। तो क्या लिखा हो, विद द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ अ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ग्रेटर डिमांड ऑफ अ मनी एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार बार चीज़ें ये आ रही है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये बार बार आ रही है। मेटेलिक मनी वॉज रिप्लेस्ड बाय पेपर मनी और स्टैंडर्ड मनी। ध्यान से इस चीज़ को समझना, हम लोगों ने क्या करा कि हमारे पास जो क्या थी, मेटेलिक मनी थी, उसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया, पेपर मनी से। याद रहेगा, समझ में आ रहा, हमने क्या कर दिया नेक्स्ट, हमारे पास जो मेटेलिक मनी थी उसको हमने रिप्लेस कैसे कर दिया भैया, पेपर मनी से। और आप पेपर मनी को एक और उससे जान सकते हो, स्टैंडर्ड मनी। समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री अज्यूम सुप्रीम अथॉरिटी इन इशूइंग सच पेपर
मनी और पेपर नोट्स ऑफ डेफिनाइट डिनोमिनेशन एंड वैल्यू। कोई पूछ ले कि भैया इन पेपर मनी को इशू कौन कर रहा है, कोई ना कोई अथॉरिटी होनी तो चाहिए, तो हम बोलेंगे कि भैया हमारे यहाँ पे पेपर मनी को इशू कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक। जैसे कि भारत के बारे में मैं बात करूंगा तो कौन इशू कर रहा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अलग अलग डिनोमिनेशन में जैसे हमने बात करी थी, कौन कौन से बताओ, तुम बताओ भाई। 10 रुपये का नोट है, और बोलते रहो। 20, 10 का है, 20 का है, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है। तो अलग अलग डिनोमिनेशन के आपको यहाँ पे नोट्स दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है। इशू कौन कर रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया इशू किया जा रहा है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। हमारे पास सेंट्रल बैंक कौन है, तो हम बोलेंगे भैया आरबीआई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ, द गवर्नमेंट authorities promise to pay the bearer of those paper notes a definite sum of a value as noted or printed on those paper notes। भैया प्रॉमिस कौन कर रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉमिस किया जा रहा है कि अगर आपके पास 500 रुपये का नोट है तो आप 500 रुपये की वैल्यू परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई आपको मना नहीं करेगा। समझ में आ रहा। तो प्रॉमिस कौन कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्रॉमिस करिए। तो अगर वो भैया प्रॉमिस करिए तो क्या हम उसको बोल रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट्स आपको बोल रहे हैं। समझ में आई बात या नहीं आ रही, आ रहा है। अगर आप अपना पेपर देखोगे तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि 16 नंबर के क्या हैं ये, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पूछा जा सकता है आपसे, एमसीक्यूज जो हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया प्रॉमिसरी नोट्स आप किसको बोलोगे। आप प्रॉमिसरी नोट्स के कमोडिटी मनी को कहोगे, मेटेलिक को कहोगे, या फिर आप पेपर मनी को कहोगे। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि भैया हम प्रॉमिसरी नोट्स किसको बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है। और प्रॉमिसरी नोट्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया जो भी बेयरर है, जिसके पास भी वो नोट है, उसको प्रॉमिस किसके द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपके पास जिस भी डिनोमिनेशन का नोट या कॉइन है उसकी उतनी वैल्यू है, आप उससे उतना परचेज कर सकते हो या उतना अपना डेट रीपे कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से आप समझना, द एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पेपर नोट इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। दो वर्ड याद रखना, एक है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा है इंट्रिंसिक वैल्यू। एग्जाम्पल से देखो क्या समझा रखा है, जो फेस वैल्यू है 100 रुपये की नोट की इज इक्विवेलेंट टू द गुड्स वर्थ ₹100, बट इट्स वैल्यू एज अ पीस ऑफ अ पेपर इज ऑलमोस्ट नील, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड टोकन मनी। कितने वर्ड आ गए, ध्यान से मेरी बात समझना। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो 100 रुपये का नोट है ना, आप 100 रुपये के नोट से 100 रुपये की वैल्यू का सामान खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो 100 रुपये का जो नोट है, उसका जो पेपर है, उसकी वैल्यू भी है 100 रुपये नहीं है। समझ रहे हो बात को, आप समझे बात को, क्या चीज़ समझे। सर नोट की वैल्यू उतनी नहीं, क्योंकि पेपर नोट की लगभग वैल्यू नील आप मान के चलो, लेकिन आप उस 100 रुपये से 100 रुपये की वैल्यू का सामान आप खरीद सकते हैं। समझ में आ गया। इसलिए हम उसको एक को नाम दे दिया, कौन सा, टोकन मनी दे दिया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप पेपर मनी और स्टैंडर्ड मनी को अलग अलग रेफरेंस में समझना। कि मैं आपको प्रॉमिसरी नोट्स जब मैंने उसको समझाया तो मैंने क्या कह के समझाया कि प्रॉमिस कौन कर रहा है, आपके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रॉमिस करिए। और जब मैं आपको टोकन मनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब आप अपने बोर्ड्स में लिखोगे तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, एक्सट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का। याद रखना, ये वर्ड आपके आंसर में दिखने चाहिए। जब आप टोकन मनी को समझाओगे तो इन वर्ड्स की हेल्प से आप समझाने वाले हो कि हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है पेपर नोट की, वो क्या है, ज़्यादा है किससे, इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जो पेपर की जो वैल्यू है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जो आप उससे गुड्स एंड सर्विसेज जो आप परचेज कर सकते हो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। कमोडिटी मनी को समझने में कोई दिक्कत, मेटेलिक को समझने में कोई दिक्कत, उसके बाद पेपर मनी और स्टैंडर्ड मनी को समझने में कोई दिक्कत। इनको कंपेयर करते हुए समझ पा रहे हो। पहले वाले में क्या थी भैया, अनसुटेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरे वाले में चलो फिर भी थोड़ी बहुत कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात हुई। और थर्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने उसको स्टैंडर्ड मनी के नाम से भी जाना है। समझ में आ गया, पक्का। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, लीगल टेंडर और फेट मनी। ये क्वेश्चन भी आ रखा था आपके, उसमें पूछा जा सकता है कि बताओ भैया लीगल टेंडर क्या है और फेट मनी क्या है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ। व्हेन द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, इन्फोर्स्ड बाय लॉ। ध्यान से मेरी बात समझना, कौन कौन से वर्ड है जो हमको वहाँ पे लिख के आने। अगर कोई मुझसे लीगल टेंडर और फेट मनी को समझेगा तो सबसे पहले मैं वहाँ पे बात करूँगा जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की। भैया कोई ना नहीं बोलेगा। अगर मैं आपको 200 रुपये का नोट दूँ तो आप 200 रुपये के नोट के लिए आप नहीं बोलोगे। समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि भैया उसको इन्फोर्स किसके द्वारा किया जा रहा, कानून के द्वारा किया जा रहा है, लॉ के द्वारा किया जा रहा है। हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम उसको इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा, क्या समझ आ रहा हूँ मैं, लीगल टेंडर और फेट मनी। लीगल टेंडर और फेट मनी, द मीडियम ऑफ
exchange is called a legal tender of fiat money. For example, the rupee notes and coins are legal tenders. No one can refuse to accept this money. समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं. जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स आपके पास जो सर्कुलेशन में है वो क्या है भैया? लीगल टेंडर और फेट मनी. समझ में? गुल्ली ने कहा कि इसका मतलब भैया जो पुराने वाले 1000 का जो नोट था क्या वो अब लीगल टेंडर नहीं है? मैंने कहा हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो. समझ में आया उसने क्या बात कही? उसकी वैल्यू नहीं है. वो कह रही है कि भैया जो पुराने वाले नोट थे जो बंद हो चुके हैं क्या वो अब लीगल टेंडर नहीं है? मैंने कहा नहीं वो अब लीगल टेंडर नहीं है. लेकिन अभी जो 500 रुपये का नोट है भैया वो लीगल टेंडर है, वो फेट मनी है. पुराने वाला. समझ में आई बात या नहीं आ रही? अगर आप पुराने वाले 1000 का नोट या 500 रुपये अगर बाई चांस हो आपके पास किसी को दे दो तो क्या आपको उसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी? आंसर है नहीं भैया. क्या वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स है? आंसर है नहीं. समझ में आ रहा? तो किसके साथ कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करना है उसको आपको ध्यान में रखना है कि जब आप लीगल टेंडर ऑफ फेट मनी को आप पढ़ रहे हो ना तो आपके आंसर में दिखना चाहिए जनरल एक्सेप्टेबिलिटी दिखनी चाहिए, इन्फोर्स्ड बाय लॉ आपके पास दिखना चाहिए. समझ में आ रहा है? कोशिश ये करनी है कि हमारे कुछ भी मार्क्स कटे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है. समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं. फिर क्या लिख रहे? द रूपी नोट ऑफ हायर डिनोमिनेशन. जैसे कि भैया 100, 500, 1000 का कोई नोट हुआ तो उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स, और बिकॉज दे कैन बी यूज फॉर द सेटलिंग क्लेम्स रिलेटिंग टू हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस. और उसके बाद कहा कि कोई अगर कॉइन्स हैं जैसे कि कोई छोटे डिनोमिनेशन के 1, 2, 5 रुपये के कोई कॉइन्स है तो हम उनको लीगल लिमिटेड लीगल टेंडर्स बोलते हैं. जब आप नोट्स बनाओगे तो आपके उसमें ढंग से दिखना चाहिए कि भैया अनलिमिटेड लीगल टेंडर का क्या मतलब है और लिमिटेड लीगल टेंडर्स का क्या मतलब है. समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? जब आप बोलोगे भैया लीगल टेंडर ऑफ फेट मनी तो आपके दिमाग में ये वाली बात दिखनी चाहिए साफ साफ कि भैया इन्फोर्स्ड बाय लॉ है. उसके बाद आप अपने नोट्स में ये चीज़ों को समझाओगे कि भैया अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि हम बड़े डिनोमिनेशन के बारे में बात करें, मतलब हम बड़े नोट्स के बारे में बात करें. जैसे 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट. अगर सपोज करो मुझको को मान लो कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो जब मैं उस प्रॉपर्टी को परचेज करने जाऊंगा, मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी 20 लाख रुपए की. कितने की? 20 लाख रुपए की. तो मैं 20 लाख रुपए की पेमेंट किस में करूंगा? 500 में ही तो करूंगा आज के टाइम पर, क्योंकि 2000 रुपये का तो नोट है ही नहीं. सबसे बड़ा नोट मेरे पे क्या है? 500 रुपये का. उससे छोटा क्या है मेरे पास? 200 रुपये का, या फिर मेरे पास 100 रुपये का. 1-2 रुपये के चिल्लर लेके तो नहीं जाऊंगा ना. वो मना भी कर सकते हैं. हर चीज़ कहेगा कि भैया मैं 1-1 रुपये के 20 लाख के सिक्के तो लूंगा नहीं. मना कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं. तो इसलिए वो लिमिटेड लीगल टेंडर है. समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगर मुझको कोई हायर डिनोमिनेशन की जैसे कि 100, 500, 1000 रुपये का नोट है तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर इसलिए कहा गया कि उसको भैया कोई भी मना नहीं करा. अगर मेरे पास को मुझे बड़े क्लेम्स को भी सेटल करना है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करनी है तो मैं बड़े नोट्स की हेल्प लूंगा, बड़े डिनोमिनेशन की नोट की हेल्प लूंगा. इसको मैं इसलिए अनलिमिटेड लीगल टेंडर कह रहा हूँ. 1 रुपये या 2 रुपये के जो कॉइन्स है उसके लिए कोई सामने वाला मना कर सकता है भाई. बड़ी ट्रांजेक्शन देखो, छोटे मोटे में कोई दिक्कत नहीं. अगर मुझे 1 रुपये की सेंटर फ्रेश खरीदनी हो तो कोई नहीं मना करेगा. स्मॉल ट्रांजेक्शन्स में कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल डिनोमिनेशन के यूज हो जाएंगे. लेकिन मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी हो 20 लाख रुपए की, मैं उसे 1-1 रुपये के सिक्के भर के दूंगा तो सामने वाला मुझे मना भी कर सकता है. तो इसलिए वो क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर है. यहाँ का कोई दिक्कत नहीं. आगे क्या लिखा हो? बिकॉज दे आर एक्सेप्टेड ओनली फॉर मीटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ लोअर वैल्यू से मीटिंग योर द शॉर्ट डिस्टेंस बस और ऑटो फेयर वगैरह. समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं. तो यहाँ तक मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको कमोडिटी मनी समझ में आई, मेटेलिक भी समझ में आई. कंपेयर करते हुए समझते रहोगे, कीवर्ड्स याद रखो कि आपको क्या लिखकर आना है. पेपर मनी समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है. लीगल टेंडर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, फेट मनी आया ही होगा, इसमें कुछ है नहीं. इन्फोर्स बाय लॉ समझ में आया होगा. अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स क्यों है वो भी समझ में आया होगा. लिमिटेड लीगल टेंडर्स क्यों है वो भी आपको समझ में आया होगा. लास्ट है हमारे पास डिपॉजिट और क्रेडिट और बैंक मनी. ध्यान से मेरी बात समझना. अब उन पैसों के बारे में बात हो रही है जो पैसा हमारा बैंक पर है, और आजकल तो मेजॉरिटी हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं. जिस यूपीआई सबसे ज़्यादा तो इस्तेमाल यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं. सिलेबस में फिलहाल तुम्हारे उसमें भी यूपीआई नहीं है, सिर्फ कार्ड के ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात हो रखी है. तो जहाँ तक है वहाँ तक हम बात, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह. ठीक है, पढ़ के देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है. डिपॉजिट और क्रेडिट और बैंक मनी. मुझको थोड़ा थोड़ा इनको अभी यहाँ पर याद करते हुए भी चलते रहना है. क्या बोला भैया? डिपॉजिट, क्रेडिट और बैंक मनी. क्या लिखा हुआ? एट द फाइनल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी द डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज बैंक मनी. अरे ये क्या वर्ड आ गया? डिमांड डिपॉजिट. आपका नाम क्या था? गुंजन. बताओ क्या मतलब हो गया डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक का? क्या मतलब हो गया? जो हमारा डिमांड है, आप बताओ. डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक से आप क्या चीज़ समझे? अगर देखो इसमें थोड़ी सी बात मेरी सुनना. जब हम लोग क्या करते हैं ना, जब
सपोज करते हैं कि मैंने क्या करा, बैंक में डिपॉजिट करा, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने क्या करा, बैंक में मेरे पास डिपॉजिट है, डिपॉजिट तो समझ रहे हो ना, जो पैसा मेरा बैंक में जमा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको भैया फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म पर भी रख सकता हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट समझ लो, जो हम हर महीने पे पैसा जमा करते हैं। सपोज करो कि मैंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, हर महीने 5,000 रुपये जमा करता हूँ 5 साल के लिए, तो उसको मैं रिकरिंग डिपॉजिट को बोल दूंगा। मैंने कहा कि मान लो कि मैंने क्या करे, बैंक में 20 लाख रुपये जमा कर रखे हैं 5 साल के लिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। मैंने कहा मैं हर महीने 5,000 रुपये में जमा करता हूँ, ये मेरे पास रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। कुछ पैसा मेरे पास कहाँ पर है भैया, सेविंग्स पर। मैंने कहा कि सपोज करते मेरे पास सेविंग्स में 30,000 रुपीज़ है, तो 3 तरीके का डिपॉजिट समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे भैया बैंक में डिपॉजिट करा, तो आपको यहाँ पर FD भी समझ में आ रहा कि मैंने 5 साल के लिए करा हूँ। ये रिकरिंग डिपॉजिट हर महीने में 5,000 रुपये जमा करता हूँ। आपने कहा भैया कितने समय तक करोगे, मैंने कहा भैया ये भी मैं 5 साल तक जमा करता रहूँगा। और तीसरा है मेरे पास सेविंग्स में, ये मेरे पास 30,000 रुपीज़ जो मेरे पास सेविंग में। अब इस चीज़ को समझना, DD है मेरे पास सिर्फ ये डिमांड डिपॉजिट में, सिर्फ किसको कह रहा हूँ, डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ किसको कह रहा हूँ, सेविंग्स में। या अगर सपोज करते मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेसमैन एक और खाता खोलते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट, जिसको बाद में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा, बिजनेसमैन जनरली क्या करते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं। इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है डिटेल में हम बाद में हम देखेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को आप समझो कि मैं किस में फोकस करूँ, डिमांड डिपॉजिट पे फोकस करो। तो डिमांड डिपॉजिट पे मैंने इन दोनों को कंसीडर कर लिया, किस किस को, सेविंग्स में जो है और जो करंट अकाउंट में। आपने कहा कि भैया इनको DD वो बोल रहे हो, इनको DD नहीं वो बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ जी, डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि वो पैसा मेरा, वो पैसा जो बैंक के पास है, जब मैं चाहूँ मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, बैंक वाले मुझे मना नहीं करेंगे। समझ में आ गया, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डिमांड डिपॉजिट कहता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं। जो पैसा सेविंग्स में है, जो पैसा मेरे पास करंट अकाउंट में, मैं उसको क्या बोलने वाला, डिमांड डिपॉजिट कहूँगा। समझ में आ गया। अगर बात करते हैं, गुल्लीन कहती है कि भैया जो आपके पास जो क्या है भैया फिक्स डिपॉजिट है, आपके पास जो क्या फिक्स डिपॉजिट है, क्या बैंक वाले आपको वो पे पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा बैंक वाले मुझको पे पैसा दे तो देंगे, लेकिन भैया वो क्या पहले मुझको कहेंगे कि अगर आपने 5 साल से पैसा विड्रॉ किया तो वो कुछ उसमें परसेंटेज अपने चार्ज कर देंगे, पेनल्टी वगैरह लगा देंगे या कुछ चार्जेस वगैरह का काट लेंगे। समझ में आ गया। RD के साथ भी सेम ऐसा ही, समझ में आया। तो जो पैसा मुझे इंस्टेंट मिल जाए उसको मैं क्या कह रहा हूँ भैया, डिमांड डिपॉजिट कह रहा हूँ। जो जनरली कहाँ पर रहता है, सेविंग्स और करंट अकाउंट में रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी मेरी बात समझ में आ रही है पक्का, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एट द फाइनल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज बैंक मनी। समझ में आ रहा किसके बारे में बात हो रही है, डिमांड डिपॉजिट। आप थोड़ा बहुत दिमाग में समझ में आ रहा है कि मैं अगर डिमांड डिपॉजिट कहूँ तो आप बोलोगे भैया जो पैसा कहाँ पर है, सेविंग्स में, और जो पैसा कहाँ पर है भैया, करंट अकाउंट में, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एनी डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, any deposit with commercial bank which can be withdrawn on demand is called demand deposit. Withdrawals from the saving deposit by issuing check, लिख भी दिया बुक में कि जो पैसा आपका, जो पैसा जो बैंक में, जब आप उसको चाहो बैंक वाले उसके लिए मना ना करे, और आप उसमें आप चेक भी इशू कर सकते हो। समझ में आ रहा, वो क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही है। Thus the checks drawn on a demand deposit of commercial banks can used as a medium of exchange, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करते हैं मैंने कहा कि भैया मेरे पास जो मैंने कहा मेरा अभी घर बन रहा है, तो मुझको जब अपने घर की पेमेंट करनी होती है, कई बार मैं कैश में कर देता हूँ। मेरे पास भैया कैश रहा तो मैंने उसको कैश में कर दिया, कई बार भैया मैं UPI से कर देता हूँ, कई बार मैं बोलता हूँ आप मुझको अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपको बैंक ट्रांसफ़र कर देता हूँ, कई बार मैं चेक का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। समझ में आ रहा। तो आप देख रहे हो कि जो बैंक के द्वारा जो चेक इशू किया गया है वो भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आई बात या नहीं आ रही, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। तो यहाँ पर क्या लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, चेक्स ड्रॉन ऑन डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई दिक्कत परेशानी। Thus, is also possible when any commercial banks gives credit or loan to any individuals. Hence, demand deposit with the commercial banks of any country constitute the demand money or credit money or bank money. अगर आप उसको समझा सकते हो, मैं भरोसा इतना कर रहा हूँ कि आप चीज़ें समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में उसको अच्छे ढंग से लिख सकते हो। कर लोगे ना इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। At present, the credit cards issued by the different commercial banks also fall in this category. अब बात करते हैं, हमारे पास 2 तरीके के कार्ड होते हैं। एक है मेरे पास, सपोज करते हैं कार्ड्स, पता है ना, देखे हुए ना कार्ड आपने, एक है मेरे पास, ये है मेरे पास कार्ड,
सपोज करो मैंने दो तरीके के कार्ड के, एक है मेरे पास डेबिट कार्ड, दूसरा है मेरे पास क्रेडिट कार्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा एक है मेरे पास डेबिट कार्ड, दूसरा है मेरे पास क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप बताओ गुरली? अलग अलग नाम तो ठीक है मैं समझ गया भैया, एक है डेबिट कार्ड दूसरे है क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप बताओ भाई साहब? हर्षित सर सेम कृष्णा कुछ तो अंतर होगा ना, तभी तो दो कार्ड के बारे में बात हो रही है। नहीं कंपनी का कोई मतलब नहीं। और बताओ? क्रेडिट कार्ड में हमें लोन वगैरह मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड में तो लोन वगैरह मिलता है, ठीक है। और डेबिट कार्ड का पता नहीं, आप बताओ? यूज़ करते हैं जैसे मार्केट में। अच्छा देखो सिंपल मैं कहूँ कि सपोज करते अगर मैं कहूँ कि बैंक अकाउंट में कहता हूँ कि हमारे पास बैंक में अकाउंट होता है उसमें पैसे होते हैं, तो ये वाली बात आप कनेक्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सपोज करते हैं मैंने कहा मान लो ये है आपके पास कृष्णा कहता है कि भैया मेरे पास जो बैंक है वो है मेरे पास SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मैंने कहा कितने पैसे, ये मुझको क्या कहता है कि भैया मेरे उसमें सेविंग्स में कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, और बैंक ने मुझको एक कार्ड भी इशू कर रखा है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। कृष्णा क्या कह रहा है कि भैया मेरे पास सेविंग्स में 1 लाख रुपए हैं, इनके पास एक कार्ड भी है। ध्यान से मेरी बात समझना। कृष्णा कह रहा है कि भैया मेरे पास जो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो किस में, SBI में। मैंने कहा भाई कितना पैसा है, तो ये कह रहे हैं 1 लाख रुपए हैं सेविंग्स में मेरे, कितने, 1 लाख रुपए, और इनके पास क्या है भैया एक कार्ड भी है। अब ये इस कार्ड से क्या कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया मेरे पास एक लिमिट है। मैंने कितनी लिमिट है कि मैं मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही खर्च कर सकता हूँ। कितने रुपए खर्च कर सकता हूँ? 1 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। तो डेबिट कार्ड को बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे ज़्यादा देर तक ध्यान मत देना, तो वहाँ पे ज़्यादा देर सुनते रहो ना, मेरी बातों को समझो। कृष्णा का बैंक अकाउंट SBI पर, ये कहते हैं कि भैया मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए। मैंने कहा किस टाइप का अकाउंट, ये कहते हैं भैया सेविंग अकाउंट है। बोलते भैया मेरे पास एक कार्ड भी है। अब ये क्या कर सकते हैं, इस कार्ड से परचेज कर सकते हैं। मैंने कहा भैया कितना परचेज कर सकते हो, तो बोल रहे भैया मैं मैक्सिमम 1 लाख रुपए की परचेज कर सकता हूँ। इसका मतलब इनको मेरे बीच की बात समझना, ये मुझको क्या कह रहे हैं कि मेरे बैंक में जितना पैसा है मैं उतना ही खर्च कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे बैंक में जितना पैसा है मैं उतना ही खर्च कर सकता हूँ। अगर मैंने 1 लाख रुपए पूरे यूज़ कर लिए तो उसके बाद वो कार्ड काम करना बंद कर देगा। तो इस तरीके का कार्ड को हम बोलते हैं डेबिट कार्ड। याद रहेगा? मतलब आपके खाते में पैसा है, आप उस पैसे को उतना ही इस्तेमाल कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड। बस 1 लाख रुपए जहाँ इन्होंने पूरे यूज़ कर लिए, बैलेंस आ गया 0, उसके बाद ये कार्ड काम करना बंद कर देगा। दूसरा हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये है मान लो गुंजन कहती है कि भैया मेरे पास भी, मैंने कहा आप क्या करते हो, तो ये कहीं पे मान लो गुंजन है बिजनेस वुमेन, ठीक है। ये कहती है कि भैया मेरे पास HDFC का बैंक अकाउंट है। मैंने कहा कितने रुपए हैं आपके पास, ये कहती है भैया मेरे पास भी 1 लाख रुपए हैं, लेकिन बैंक वालों ने मुझको भैया एक्सेस 50,000 रुपीज़ की लिमिट दी हुई है। मैंने कहा लिमिट, ये कैसे लिमिट है? तो बैंक वाले मुझको कहते हैं कि क्योंकि आप हमारे अच्छे ग्राहक हो, बात सुनना जरा। ये मुझको कहती है क्योंकि मैं बैंक की एक अच्छी ग्राहक हूँ, मेरी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन चलती रहती है, 1 लाख रुपये तो मेरे पास है तो मैं इस्तेमाल कर ही सकती हूँ। लेकिन बैंक ने भी लिमिट भी दे दी कि इनकेस अगर आपका बैलेंस 0 भी हो जाए ना, तो भी आप 50,000 तक शॉपिंग कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके 1 लाख के बाद, 1 लाख के बाद भी। समझ में आया? तो अगर इस तरीके की बात हो, जैसे भाई साहब ने अभी बोला था लोन के बारे में, तो एक तरीके का लोन ही हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को मैं कहा सिंपल समझाऊँ तो इतना समझ लो कि डेबिट कार्ड में सिर्फ आप उतना ही इस्तेमाल कर सकते हो जितना आपके पास पैसा है। क्रेडिट कार्ड पर आप एक्सेस भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको लिमिट बैंक के हिसाब से, आपका सिबिल स्कोर जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो भैया जो क्रेडिट कार्ड है, आज के टाइम पर क्या लिखते हैं, वो डेबिट कार्ड तो है ही, सिंपल सी बात है। डेबिट कार्ड को आप एज अ मीन्स ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो इस्तेमाल ही करते हो। हम क्रेडिट कार्ड को भी क्या करते हैं, एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके के कार्ड्स को हमने क्या नाम दिया, प्लास्टिक मनी दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। जो नाम आ रहे हैं उनको ध्यान में समझना और उसी रेफरेंस में उसको समझाना। प्लास्टिक मनी किसको कहा गया है वो समझाना पड़ेगा आपको। समझ में आए? तो कौन कौन, जैसे यहाँ पे प्लास्टिक मनी है, ये समझ में आया होगा। इससे पहले जो हमने बात करी लिमिटेड लीगल टेंडर्स, वो मैंने क्या समझाया, अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स को मैंने क्या समझाया, फेट मनी या लीगल टेंडर को मैंने क्या समझा वो समझना पड़ेगा। टोकन मनी को किस तरीके से समझा रखा, प्रॉमिसरी नोट्स को किस तरीके से समझा रखा, वैसे ही आपको उसको समझना है। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड थोड़ा बहुत समझ में आया। दीज कार्ड्स आर ऑफन कॉल्ड अ प्लास्टिक मनी, इट इज़
important to note that someone can refuse to accept such bank money in the forms of checks or credit card. ध्यान से मेरी बात समझ, देखो नोट लेने के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा है भैया, नोट्स एंड कॉइन्स के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा। जब कोई मना नहीं कर रहा था तो मैं उनको क्या बोल रहा था, लीगल टेंडर और फेट मनी के कह रहा था। लेकिन भैया कई लोग चेक लेने से मना कर देते हैं, बोल रहे मैं तो नहीं ले रहा चेक, मुझको नहीं चाहिए, मुझको तो कैश ही दे दो या मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। इसका मतलब चेक को लेने से लोग मना करते हैं। इवन कई लोग क्रेडिट कार्ड को लेने से भी मना कर देते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चलता ही नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने वाली मशीन ही नहीं है, बोल सकते हैं ना लोग, सबके पास कहाँ होती है, तो मना करते हैं ना लोग। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, समझ में आ गया। तो लीगल टेंडर और फेट मनी को जब आप समझोगे, जब आप प्लास्टिक मनी को समझोगे, तो इन डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है। एग्जामिनर कुछ भी पूछे मैं उसको हर डायमेंशन से चीज़ों को समझा सकूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो स्टेजेस को समझने में यहाँ तक कोई परेशानी, समझ में आई बात। कमोडिटी मनी समझ में आ गई, मेटेलिक मनी समझ में आई, और पेपर मनी और स्टैंडर्ड मनी समझ में आई, और लीगल टेंडर और फेट मनी समझ में आई, और डिपॉजिट ऑफ क्रेडिट और बैंक मनी समझ में आई। पक्का प्लास्टिक मनी में भी थोड़ी बहुत बात हो गई। ये पिक्चर दिमाग में रख लेना कि मैंने कमोडिटी मनी में तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर डाली है, मेटेलिक में किस तरीके की बात करी, या पेपर मनी में मैंने क्या बात करी। खुद जाके घर में जाके एक बार चेक वगैरह भी देख लेना, गूगल में सर्च करो तो तुमको चेक दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कुछ पूछना है?